नमस्कार, मैं मनीष आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं जिसका नाम है निगाहें, नजर हर खबर पे। हमारे इस आज के कार्यक्रम का शीर्षक है फिर से हुए गुलाम, अपनों ने किया नीलाम। इस कार्यक्रम के मौके पर हमने अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया है आपसे रूबरू कराने के लिए, आपसे वार्तालाप कराने के लिए एवं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। इस दरमियान हम बाएं तरफ से अपने अतिथि से आपको आमंत्रित कराना चाहेंगे। हमारे बाएं तरफ बैठी हैं शीनम, जो कि IMC एंड MT डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्रा है। यह है वीर, ये भी IMC एंड MT डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। यह है लक्ष्मींदर कौर, ये भी IMC एंड MT डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्रा है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला सवाल वीर जी से है कि सर आप हमें बताएं कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, किस हद तक आपको लग रहा है धूमिल होती जा रही है? यकीनन सर, हम लोग सोचते हैं कि आज आज़ादी के 66 सालों के बाद हम लोगों ने पाया ही क्या है। 66 साल हो गए आज आज़ादी को, लेकिन आज भी हम सिर्फ पश्चिमीकरण और उनकी हवाओं पर चल रहे हैं। आज वक्त वो आ गया है, शायद जब एक वक्त था जब बाप अपने बेटे को मंदिर लेके जाया करता था सुबह सुबह, लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी आया है जब ना उस बेटे के पास वक्त है और ना ही खुद उस बाप के पास। ये कारण है उन पश्चिमी हवाओं का जिन पे निरंतर हम चलते ही रहते हैं। आज हम लोगों को मक्के की रोटी और सरसों के साग में वो मजा नहीं आता जो हमें पिज्जा और बर्गर में आ जाता है। यकीनन कहीं ना कहीं तो संस्कृति हावी हुई ही है बाहर विदेश की। सर बहुत अच्छी बात है कि विदेशी ताकतें हावी हुई हैं हम पे। इस बीच हम सर से और पूछना चाहेंगे कि आप किस हद तक इस बात को सर समझते हैं, किस हद तक कौन से लोग जिम्मेदार हैं? क्या हम ही में कमी है, हम में ही कमी है जिस कारण बस ये सारी ताकतें हम पे हावी हुई और हम अपने सांस्कृतिक सभ्यता संस्कार को भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल सर, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पूरी तरीके से हम लोग ही हैं। हम लोगों ने उस चीज को बढ़ावा दिया है। हम लोग ही आज ये सोचते हैं शायद वो हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, तो इसीलिए हमें उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहिए। हम लोग वो वक्त भूल गए जब एक वक्त यहाँ पर लोग धोती कुर्ते में रहा करते थे, जिन्हें एक स्टैंडर्ड माना जाता था यहाँ पर। लेकिन आज बात वहां पर आ गई जब तक इंसान जींस में ना चले शायद उसकी कोई औकात ही नहीं। जी बिल्कुल। हम सीनम जी से सवाल पूछना चाहेंगे कि मैडम आपको क्या लगता है किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और आप बताएं कि किस हद तक विदेशी ताकतें हमारी आर्थिक व्यवस्था पर हमला कर हमें अपने अंदर हमें गुलाम बनाना चाहती हैं? जी देखिए, हाँ, हमारे आज के इस दौर में हमारा देश भारत विदेशी ताकतों का एक फेवरेट प्लेस बन गया है कि जहाँ वे आएं और अपना व्यवसाय स्थापित करें। जहाँ वे आएं और अपना व्यवसाय स्थापित करें। और जैसा कि आपने कहा कि विदेशी ताकतें हमारे देश पे हावी हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि विदेशी ताकतें हमारे देश पे हावी नहीं हो रही, बल्कि हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता खुद उन्हें हम पे हावी होने के लिए मजबूर करती है। हमारे देश के लोगों की पसंद ही कुछ ऐसी है कि उन्हें फॉरेनर ब्रांड्स ही पसंद आते हैं। इंडियन ब्रांड्स तो किसी की पसंद में ही नहीं रहे। तो मेरा मानना है कि हम खुद उन्हें हावी होने देते हैं, इसलिए वे हावी होते हैं। इसके साथ ही आज बहुत सारी ऐसी फॉरेनर ब्रांड्स हैं जिनका इंडिया में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसी बहुत कम है जो इंडियन ब्रांड्स है जो फॉरेन में जाती है। आज भी हमारा देश डेली नीड्स के लिए इंडियन ब्रांड्स पे नहीं बल्कि फॉरेनर ब्रांड्स पे ही आधारित हो गया है। तो ओवरऑल मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश को 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी ये धीरे धीरे गुलाम होता जा रहा है और हमारे ही देश के लोग इसे गुलाम करते जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत खूब। मैडम ने हमें बताया कि हमारे अपने ही हमारे पीछे खंजर भोंकने के लिए लगे हुए हैं, हमारे आंखों में आंसू के बीज बोते जा रहे हैं। अगला सवाल हम मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम आर्थिक स्थिति बिगड़ती हुई और स्विस बैंक भारतीयों खजाना से भरता हुआ, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा स्विस बैंक का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो वो हमारे नेताओं का है जो रिश्वतखोर हैं। पुराने समय में क्या था, हमारा भारत एक सोने की चिड़िया था। हमारे पास आज भी बहुत खजाने हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो करप्शन है, वो भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया हुआ है, जिस वजह से आज हमारे जो
स्विस बैंक में वो नेता अपना खजाना वहाँ पर अपने पैसे वो जमा करवा रहे हैं। अगर पुराने समय में बात सोने की चिड़िया था तो आप सोच सकते हैं कि इस समय में हमारे पास कई गुना उससे ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा उससे पहले से ज्यादा कई गुना हम कमा चुके हैं। जी हाँ, बहुत खूब। अब हम वीर जी से सवाल पूछना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात आ चुकी है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है हमारे तमाम लोगों के सामने कि आखिर स्विस बैंक हमारे भारतीय खजानों से भरता जा रहा है और हमारी खुद की आर्थिक स्थिति चरमराती जा रही है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, आखिर देश के पास इतना पैसा है। एक वक्त था जब अशरफियों में खेला करता था देश, लेकिन आज की बात यह है कि हम अशरफियों में नहीं, नीलमों में खेलने के लायक हैं। लेकिन देश ने पैसा इतना कमाया है, इतना पैसा कमाया है जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये सोचते हैं कि कहाँ गरीबी रह गई। हम फिर भी ये सोचते हैं कि क्यों एक इंसान भूखे पेट सो रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए आज भी। जी हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये तो हमारे देश का दामन छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। हमारी आर्थिक स्थिति इसमें बारंबार लिपटती जा रही है, हस्तक्षेप हो रहा है, कई सवाल उठते जा रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास सबसे बड़ा लैंड रिसोर्स है, हमारे पास सबसे ज्यादा मिनरल है, नेचुरल रिसोर्स है, इसके बावजूद हम विकसित देशों में अपना नाम नहीं लिखवा पाए, क्योंकि अब एक विकसशील देशों में अभी हम आके जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम चंद ही लम्हों में फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद और चर्चा करते रहेंगे कि क्या सचमुच में हम गुलाम हो गए हैं या फिर अभी भी कुछ कसर रह गया है जिसको बदला जा सके, और स्वाधीनता एवं संग्राम की चर्चा और बातचीत शंखनाद जोर शोर से हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है निगाहें नजर हर खबर पे। हमारे बीच चर्चा चल रही है आज के शीर्षक पे कि हम फिर हुए गुलाम, अपनों ने किया नीलाम। अब हम मैडम से सीधा सवाल पूछना चाहेंगे कि मैडम, अमीरी गरीबी का खाई बढ़ता हुआ, निर्दोष बीच में पिसता हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सचमुच में ऐसा होता जा रहा है हमारे आर्थिक व्यवस्था में? जी देखिए, हमारे देश में अमीर भी और गरीब भी दोनों प्रकार के इंसान रहते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका कारण इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। तो हमारे देश में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, जिस कारण से अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे देश में अमीरों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर वे कुछ ना भी कमाएं तो उनकी 3-4 पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बेबस, निर्दोष इंसान, गरीब इंसान हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वे अपनी 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सके। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के अमीर वर्ग है वे गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं, जिससे हमारे देश के अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो अगर हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो इसका कारण भी हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमारा देश नीलाम होता जा रहा है किसी प्रकार से, तो हम उसके लिए भी हमारे ही देश के लोग जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बहुत खूब। हम वीर जी से सवाल पूछना चाहेंगे कि सर, आपको क्या लगता है जो हमारी अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार और आपत्तिजनक रूप को पैदा तो नहीं कर रही है? इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अमीरी और गरीबी की जो खाई है इसके बीच अगर पिसता है तो सिर्फ एक इंसान पिसता है और वो इंसान सिर्फ गरीबी होता है। गरीबी इंसान को ऐसे वक्त भी दिखा देती है, शायद उसे खाने को कुछ ना मिले, शायद सोने के लिए एक वक्त को सोने को भी ना मिले, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस चीज का कारण क्या है। कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, राजनीति के अलावा इसका कोई कारण नहीं है। जी हाँ, तब तो अनुचित नहीं होगा कदापि ये कहना कि हम फिर हुए गुलाम, अपनों ने किया नीलाम। अब हम वीर जी से अपना अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे और अपनी जनता को रूबरू कराना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है किस हद तक हमारा जो शिक्षा की व्यवस्था है वो जिम्मेदार है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिम्मेदार है इस दरमियान? सर, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा एक इंसान के जीवन में कार्य प्रणाली का काम करती है। इंसान के जीवन की पूरी जो गाथा लिखी जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग कि एक पूरी जीवनी लिखी जाती है, तो वो शिक्षा पे बेस होनी चाहिए। अगर जिस इंसान के पास कोई शिक्षा ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा के बिना एक इंसान और एक जानवर में फर्क करना भी उचित नहीं है। हम ये जानते हैं
हम लोग ये जानते हैं कि एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। आज मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना मुश्किल हो चुका है एक अपने बच्चे को पढ़ाना कि बस उसके लिए शायद ये है कि वो एक वक्त की अपनी रोटी को या तो मार दे या फिर एक वक्त के लिए शायद कुछ ऐसा काम करे जो उसको पसंद ना हो। आप समझ सकते हैं सर, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं इसके लिए भी राजनीतिक कारण ही होगा। सरकार इतने कैंपेन चलाती है, उसमें बच्चों को वो करते हैं कि प्रोवोक करते हैं बच्चों को कि हाँ पढ़े, लेकिन राजनीति ही इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। अब हम अगला सवाल मैडम से पूछना चाहेंगे कि मंदिर मस्जिद में पैसों का चढ़ावा चढ़ता हुआ, पैसों का दरिया बहता हुआ और गरीब खाने के लिए तरसता हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि जो हमारा इतना गुरुद्वारे मस्जिद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा हमारे नेता खा जाते हैं या जो वहाँ पर जो काम करते हैं वही खा जाते हैं। यह भी एक सोचने की बात है। हमारा गरीब आज के अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहा है, लेकिन जो वहाँ पर इतने हजारों पैसों का चढ़ावा चढ़ता है वो हमारे गरीबों में नहीं बांटा जाता। क्यों? हमारे नेता खा जाते हैं या हमारे वहाँ पर जो काम करते हैं पंडित हो गए वो खा जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी ट्रस्ट बनानी चाहिए जिससे उस पैसे का सही उपयोग हो सके और हमारे गरीबों में अन्न का एक एक दाना बांटा जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम वीर जी से पूछना चाहेंगे कि सर आप इस पे क्या व्यंग्य कसना चाहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक मंदिर मस्जिद में चढ़ावे का सवाल रहा, वो श्रद्धा है। उस श्रद्धा का लोग दिल से आदर करते हैं। जी हाँ सर, लेकिन एक मिनट सीरम जी से पूछना चाहेंगे कि मैडम ये कैसी श्रद्धा है जहाँ पे लोग भक्ति के नाम पे मैडम पैसों को नदियों की तरफ बहाते जा रहे हैं और एक जो इंसान है इंसानियत को शर्मसार करते जा रहे हैं, इंसानियत का खून करते जा रहे हैं। जी देखिए, इसमें इंसानियत का खून कोई बात नहीं है, अपनी श्रद्धा की बात है। जो जितना चढ़ावा चढ़ाते हैं उसको किस तरह से यूज करना है, इसकी एक अलग ट्रस्ट बने, वो अलग चीज है। लेकिन इसके लिए ये नहीं माना जा सकता कि जो चढ़ावा चढ़ाया गया वो बेकार है। भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा है वे चढ़ाएं। अगर किसी का ये मानना है कि ये पैसा कहीं नेताओं के खजानों में जाता है या कहीं वेस्ट होता है तो वे ना चढ़ाए, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी श्रद्धा है सबकी। तो इस पे हम वीर जी से पूछना चाहेंगे कि सर ये कैसी पूजा है, कैसी भक्ति है, कैसी चढ़ावा है जहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो पैसों के बारंबार बाढ़ से डूबती जा रही हैं और नीचे बेचारा गरीब खाने के लिए मंदिर के नीचे तरस रहा है, कुछ मांगने के लिए तरस रहा है, लोग उसे धुतकार देते हैं, वहां से भगा देते हैं। देखिए सर, मैं मैम से कुछ हद तक सहमत हूँ। एक श्रद्धा और इंसानियत अलग अलग चीजें होती हैं। श्रद्धा हम लोग दिल से निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंसानियत की बात रही, इंसानियत तो सबसे बड़ा धर्म है। जी सर। इंसान को ये सोचना चाहिए, अगर उसने जिंदगी में इंसानियत कहीं नहीं दिखाई तो शायद उसमें और एक नश्वर में कोई फर्क नहीं होता। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि इंसानियत जो सबसे बड़ा धर्म है, हमें उसके तहत करना क्या चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जो पैसे चढ़ा के आ चुके हैं बस हम लोगों की जो हद है वहीं तक खत्म हो जाती है। मंदिर के बाद जो गरीब है, शायद वही पैसा अगर हम लोग उन गरीबों में बांट दे या फिर उनसे कुछ लेकर उन लोगों को खिला दे तो इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा मजहब कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैडम से पूछना चाहिए कि मैडम आप किस हद तक इस बात से संतुष्ट हैं, सर के वाक्य से, सर के कथन से आप किस हद तक मैडम सहमत हैं कि इंसानियत का इन्होंने जिक्र किया है जो कि आज हो सकता है कि हमारे बीच से लुप्त होती जा रही है। मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम श्रद्धा के नाम पर पैसा चढ़ाते हैं, अगर वही हम पैसा अपने गरीबों में बांटे तो उनको उनका खाना और एक वक्त की रोटी हो सकता है मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस पे हमारा कहना कदापि अनुचित नहीं होगा कि हम फिर हुए गुलाम, अपनों ने किया नीलाम, क्योंकि ये सारी की सारी डोर कुछ हद तक हमारी संस्कृति सभ्यता से बनी हुई है जो कि आज गुमनाम के अंधेरों में धूमिल होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम चंद ही लम्हों के बाद फिर लौटेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का हमारा शीर्षक है कि हम फिर से हुए गुलाम, अपनों ने किया नीलाम। जोर शोर से इस बात पे चर्चा चल रही है। कहते हैं कि किसी भी देश पर अगर मानसिक रूप से उस पर हमला किया जाए तो खुद ब खुद वो देश हमारे सामने अपना हथियार डाल देता है। इसमें राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति इसके अनुकूल है, क्योंकि किसी भी देश के इन्हीं तीन कंडीशन, इन्हीं तीन नियम पे मानसिक रूप से हमला करना चाहिए। अब हम वीर सर से अगला सवाल पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है
किस हद तक हमारे जो बाजार है यहाँ पे विदेशी सामान बिक रहे हैं और हम गुमनाम होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर हम लोग एक तरफ देश में ये कहते हैं कि आज हमारे देश में इस तरीके के कोई संसाधन नहीं है जिनसे हम लोगों के यहाँ पर विदेशी सामान ही बिक रहा है, तो ये बात गलत है। हम लोगों इतने धनी हैं अगर संसाधनों के मामले में देखा जाए, नेचुरल रिसोर्स है, बॉक्साइट है, फॉस्फेट, सल्फर, इतनी चीजें इस वक्त हिंदुस्तान में प्रोडक्ट में आ सकती हैं जिससे हम लोग खुद का एक नया बाजार दूसरों के देशों में स्थापित कर सकते हैं। बट फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, दूसरों के यहाँ से ही अगर हम लोग सामान ले अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें अगर सबसे बड़ा कारण अगर आ जाता है तो वो है शिक्षा। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि तकनीक अगर नहीं होगी तो आगे बनाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं होगा। इसमें तकनीक की सबसे बड़ी जरूरत रहती है। और जहाँ तक बात रही एक चॉइस की, एक बाजार की भी, तो वो लोगों पे डिपेंड करती है। लोगों की चॉइस ही आज ऐसी बन चुकी है कि वो अपने देश की चीजें नहीं, बाहर के देशों की चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम अगला सवाल मैडम से पूछना चाहेंगे कि जो हमारा देश है भारत, वो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जनसंख्या वाला देश है। मैडम, इस देश के बाजार में वस्त्रों का बोलबाला है, जिससे विदेशी ताकतें चाह रही हैं कि हमारे बाजार को किसी भी तरह से कैप्चर किया जाए वस्त्रों के द्वारा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि एक समय था जब भारत में खादी के कपड़े पहने जाते थे, लेकिन आज विदेशी वस्त्रों ने हमें इतना आकर्षित कर लिया है कि मैं खुद यहाँ पर विदेशी वस्त्रों में इस टाइम बैठी हुई हूँ। यहीं से यही पता चलता है कि हमारा भारत कितना पिछड़ता जा रहा है, वो विदेशी वस्त्रों की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारे दुकानदार विदेशी वस्त्र लाते हैं और बेचे जाते हैं, जिनसे उनकी बिक्री भी और बढ़ रही है। हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त हो रही है इस समय, और मुझे लगता है कि हम फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। कहते हैं कि अभी तो जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर पाई है हमने जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इस दरमियान इस बातचीत पे हम सीनम जी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं अपने देश की जनता से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश तो कीजिए रोकने की भ्रष्टाचार, क्योंकि गरीबों को भी मिलना चाहिए उनका अधिकार, क्योंकि गरीबों को भी मिलना चाहिए अधिकार। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर हमारा देश एक दिन डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लक्ष्मींदर जी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप हमारे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, हमें फिर से गुलाम नहीं होना, हमें फिर से गुमनाम नहीं होना, हमें फिर से गुमनाम नहीं होना। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाते जाते हम समय को मद्देनजर रखते हुए, ढेर सारे सवाल थे, ढेर सारे जवाब थे, जिनका जवाब हमारी जनता जानना चाहती थी, इस माध्यम से हमने आपके बीच प्रस्तुत किया। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।